जय हिंद। आज हम लोग सीख रहे हैं कि यूपीएस क्या है। आप यूपीएस प्रोसेसर सीपीयू के बारे में सुना होगा आपने, और वो टोटल आज हम लोग बताएंगे कि उसके बारे में यूज क्या है, किसका फुल फॉर्म क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल, वो सारा कुछ आपको बताते हैं। आप यहाँ पर आके देखिए, आपको लिखा हुआ है कि यूपीएस क्या होता है। यहीं से हम पिछला क्लास छोड़े हुए थे, आज यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप ये सब पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए, और अगर आपके पास ये नोट्स नहीं है तो आज हमारे GCSM ऐप से जाकर डाउनलोड करिए और कॉपी लेकर के घर में, यानी इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करिए और रिविजन करिए। बहुत जरूरी है, ये रिविजन बहुत आवश्यक है और घर में पढ़ने के लिए भी बहुत जरूरी है, तो इसको कम से कम प्रिंट आउट करा लीजिएगा। आप यहाँ पर देखिए यूपीएस क्या है। यूपीएस का पूरा नाम है यूनिनटरप्टिबल पावर सप्लाई होता है, जो कि मेन पावर बंद होने पर काम करता है। एक्चुअल में इसका प्रयोग पर्सनल कंप्यूटर में किया जाता है, और ये बात सही है कि जब हमारे पर्सनल कंप्यूटर के अंदर मैंने आपको बताया था कि टोटल 4 डिवाइस होते हैं जो हमारे मूल रूप से मेन काम करते हैं। वो चारों डिवाइस, आपको इसके बारे में मैंने जानकारी दी थी कि वो चारों डिवाइस हमारे कौन कौन से होते हैं। तो जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है, इसका इसमें इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब मेन लाइट चली जाती है तो आप वहाँ पर पावर को बैकअप करके रखते हैं ताकि आपकी सिस्टम अचानक से शट डाउन ना कर जाए। अगर डायरेक्ट बंद हो जाती है तो हमारा डेटा, हमारा सॉफ्टवेयर क्रैक हो सकता है, यानी ख़त्म हो सकता है। डॉक्यूमेंट हमारी जितनी भी होती है वो ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है और सिस्टम का भी लाइफलाइन कम हो जाता है। इसलिए यूपीएस का इस्तेमाल किया जाता है कि मेरे सिस्टम अचानक से बंद नहीं हो। जैसे कि अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट। आप वीडियो के अंदर में जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर लाइट, पंखा सब चल रहा है और पीसी भी चल रहा है। जैसे कि हम ये स्क्रीन आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, अचानक से ऐसा हो कि लाइट कट जाए, तो अचानक से ऐसा हो कि जब लाइट कट जाए तो उसको बैकअप करने के लिए, उसको पावर को बैकअप करने के लिए एक हमारा यूपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ आप अभी मेरे में यूपीएस लगा हुआ है, अगर अचानक से लाइट बंद भी हो जाए तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी ना फैन बंद होगी, ना लाइट बंद होगा, ना ये सिस्टम बंद होगा, क्योंकि बड़ा यूपीएस हमने लगा करके रखा हुआ और बहुत बड़ा बैटरी लगा रखा है। तो ये पावर बैकअप को इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम छोटे यूपीएस की बात करें, जो अभी आप जिस पिक्चर को देख रहे हैं उसकी लिमिट होती है, यानी वो 20 से 30 मिनट के अंदर में एटलीस्ट वो कहानी खत्म हो जाता है। वो 30 मिनट से ज़्यादा रंग नहीं रुक सकता है, और वो भी नया हो। तो पुराना होने के बाद तो वो 15 मिनट 20 मिनट तक ही संभाल पाता है चीज़ों को। अब देखिए सीपीयू क्या होता है। सीपीयू एक प्रोसेसर का नाम है। आप समझ रहे हैं कि प्रोसेसर क्या होता है। हम आपको एक बोर्ड के ऊपर में ले आते हैं और आपको बोर्ड पे बताते हैं। देखिए, हम जिस बोर्ड पे लिखते हैं ना, उसका नाम है व्हाइट बोर्ड, और ये माइक्रोसॉफ्ट ने बना के दिया है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया ये व्हाइट बोर्ड है, काफ़ी बेहतर है। आपको भी अगर एजुकेशनल पर्पस से किसी बोर्ड का इस्तेमाल करना होगा ना, आपके लिए वाइट बोर्ड एक बहुत अच्छा चुनाव होगा। बहुत बढ़िया है, आपको इतना परफेक्ट ये चीज़ें करके देता है। स्क्रीन और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका चार्ज अलग से नहीं लगता है, आप इसको कभी भी यूज कर सकते हो। और यहाँ से हम जाते हैं, बैकग्राउंड ब्लैक कर लिया और इसके उपयोग करते हैं। बहुत खूबसूरत है, हम तो इसके भाई फ़ैन हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें सीपीयू की, तो सीपीयू का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है आपको दिखाते हैं। ये क्या करता है कि इनपुट से इंफॉर्मेशन लेता है और फिर प्रोसेस करता है, राइट। इनपुट से इंफॉर्मेशन लेके प्रोसेस करता है और तब जाके वहाँ पर आपको आउटपुट देता है। तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, और उस बीच में हमारा ये प्रोसेस जो कर रहा है ना, वही प्रोसेसर है, और उसी प्रोसेसर का नाम है सीपीयू। इसीलिए इसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और इसी शैली पर कंप्यूटर चलता है, यानी आईपीओ पर कंप्यूटर चलता है। आईपीओ का मतलब क्या हो गया? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, आईपीओ पर सिस्टम चलता है, और जो प्रोसेस करता है उसी को प्रोसेसर कहते हैं, और प्रोसेसर जो होता है वो हमारा सीपीयू होता है। इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, राइट। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। आपको हमने बता दिया कि सीपीयू का फुल नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, केंद्रीय प्रचालन तंत्र होता है, जिसे कंप्यूटर का दिमाग यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारे निर्देश का प्रोसेस करता है। मैं आपको बता दूं कि यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट निर्देशों को यह रिसीव करता है और उनके आधार पर सभी सॉफ्टवेयर को
चलाता है और बाद में फिर इसे हम आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है, उससे हम मॉनिटर के स्क्रीन पर दिखाते हैं। एकदम सही बात है। आप जो इनपुट देते हो इसी में देते हो, आउटपुट जो लेते हो वो आप इसी से लेते हो, बस आपको अलग अलग चीज़ों में दिख रहा होता है। जैसे ये पेन है, राइट, हम इस पेन से यहाँ पर लिख रहे हैं इसके ऊपर में, और आपको मेरे स्क्रीन के ऊपर में जो बड़ा सा जो अभी मेरे स्क्रीन में पीछे चल रहा है, ये सारा सीपीयू का काम है। ये कैमरा का रिकॉर्डिंग, ये यहाँ से पेन चल रहा है, ये सारे के सारे एक सिस्टम से हो रहे हैं और वो सब काम प्रोसेसर करता है, यानी सीपीयू करता है। हम यहाँ पर हम एक सर्कल में बने हुए हैं, ये पीछे जो बैकग्राउंड लगा हुआ है, आप उसके पीछे जो आप देख रहे हैं ये स्क्रीन चल रहा है, ये सारा प्रोसेसर करता है और अलग अलग डिवाइसों से एक कनेक्ट करके और फिर एक जगह पे ज्वाइन करके एक चल रहा है। क्योंकि कैमरा कभी हमने बाद में खरीदा, सीपीयू कभी बाद में लिया, पर ये कभी बाद में लिया, ये कभी, वो सारे को कनेक्ट कर लेता है एक साथ, यही इसका काम होता है। आप जब मेरी ऑफलाइन क्लास में आओगे ना तो इसको हम खोल के दिखाते हैं। अब क्योंकि लाइव कैमरे में खोल के दिखाना संभव नहीं है, इसलिए हमने फोटो आपके लिए बना दिया है, वो भी 3D में। देखिए, आप इसको जूम करके देखो, आप देखो ये हो गया मेरा सीपीयू, और इस सीपीयू के अंदर में ये वाला जो हिस्सा होता है ये होता है मदरबोर्ड। और ये सवाल कम से कम एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा सिर्फ सीपीयू से, ध्यान रखिएगा इसके अंदर, क्योंकि अभी हम लोग फिजिकल कंपोनेंट पढ़ रहे हैं और भरोसा रखिए जीवन भर फिजिकल कंपोनेंट नहीं पढ़ना है, बहुत जल्द हमारा फिजिकल कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, फिर हम आ जाएंगे प्रैक्टिकल के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमारी ऑलरेडी सीरीज चल ही रही है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके मार भी सकते हो। तो यहाँ पर मदरबोर्ड आ गई और मदरबोर्ड के अंदर में ही रैम, रोम, इंटरनल, एक्सटर्नल लगता है। वो सब क्या होता है बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बताते हैं। इसके बाद हमारा ये हो गया एसएमपीएस। देखिए, पावर जो लगता है ना, पावर वो 220 वोल्ट लगता है, मतलब 220 वोल्ट पावर दिया जाता है। अब 220 वोल्ट हम दे रहे हैं एसएमपीएस को, यानी इसको हम जो ये जो इसका नाम है वो है एसएमपीएस, और इस एसएमपीएस को बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। हम यहाँ पर लिख देते हैं, जबकि वो आपको मिलने ही वाला है बाद में। स्विच मोड पावर सप्लाई जो ये हमारा हो रहा है एसएमपीएस, और इस एसएमपीएस में जो हम करंट देते हैं वो 220 वोल्ट देते हैं, राइट। अब 220 वोल्ट करंट दिया, लेकिन ये मदरबोर्ड को 220 नहीं देता है, कीबोर्ड को 220 नहीं देता है, ये अलग अलग जरूरत के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करता है करंट को। अगर हम 220 वोल्ट कीबोर्ड को दे दें तो कीबोर्ड जल जाएगा, इसमें से धुआं निकल जाएगा। अब आप ये पेन देख रहे हो और इस पर लिखने वाली ये पेन टैब देख रहे हो, इसको 220 वोल्ट करंट नहीं मिल रहा है, इसको जितना चाहिए उतना मिल रहा है। कैमरा मेरी है, अब कैमरा को 220 वोल्ट करंट नहीं चाहिए, उतना ही चाहिए जितना उसको सफिशिएंट हो, 5 वोल्ट 7 वोल्ट पे वो रन कर जाता है। तो उसके लिए उस हिसाब से पावर सप्लाई को एडजस्ट किया गया रहता है कि किसको कितना देना है, और उसी को उतना ही वो प्रोवाइड करता है, यानी ये पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। अब रैम में, रोम में ये सारा पावर यहीं से जाता है, एसएमपीएस से ही जाता है। थोड़ा डिटेल में और आगे बढ़ेंगे, पहले इसको मोटा मोटी समझते हैं। हमारा पावर दे दिया हमने मदरबोर्ड में, इसमें लगा रैम। अब रैम क्या होता है थोड़ा सा धैर्य रखिए। और उसके बाद इसमें हमारा वीडियो कार्ड, इसमें साउंड कार्ड, हमारा एसएसडी, हमारा हार्ड डिस्क, सब इसी के अंदर में लगा रहता है। और जब आप इसको अच्छे से आके इधर देखोगे तो हमारा ये एसएमपीएस का जो मेन पावर बोर्ड होता है वो हो गया, और इसके बाद हमारा ये फ़ैन हो गया जो चलने के लिए होता है, और ये हमारा वीडियो कार्ड, ऑडियो कार्ड जहाँ कनेक्ट होता है, जहाँ हमारा मॉनिटर कनेक्ट होता है वहाँ ये कनेक्ट लगाया जाता है। उसके बाद हमारा यूएसबी लगता है यहाँ पे, और ये हमारा साउंड कार्ड वगैरह, यह होता है ना कि हेडफोन लगा लिया, म्यूजिक लगा लिया, ये सारा कुछ यहाँ पर हम लोग बताते। अब ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत काम है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से अगर आप देखोगे ना तो ये कभी कभी सवाल पूछ देता है कि भाई एसएमपीएस में कितना पावर दिया जाता है, या मदरबोर्ड में कौन कौन से कंपोनेंट लगे रहते हैं, हार्ड डिस्क फास्ट होता है कि एसएसडी फास्ट होता है, और ये कौन हार्ड डिस्क का काम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे यूज होता है। तो ये कुछ सवाल बन सकते हैं जो हमारे फिजिकल कंपोनेंट से बनते हैं, उसके लिए हमने आपके लिए लिख के रखा हुआ है। और देखिए सबके नाम है। अब ये जो पीएस आप देख रहे हैं ना, ये पीएस अब नहीं आता है, क्योंकि पीएस पुराने समय में यूज होता था। अब हमारा यूएसबी आ गया, और यूएसबी से बेहतर अभी कोई भी नहीं है। यूएसबी अभी बहुत बढ़िया है, आप इसी का इस्तेमाल करिए। और जो हमारा एसएसडी जो देख रहे हैं, ये भी एक आउटपुट निकालने के लिए होता है।
ये आप जो देख रहे हो ना, ये मॉनिटर के लिए होता है, ये नेटवर्क के लिए होता है, ये केबल हो गया। और इसके साथ साथ और भी आप देखोगे कि ये हमारा HDMI हो गया, ये हमारा VGA हो गया, सॉरी VGA हमारा ये होता है, HDMI ये होता है, सही दिया हुआ है। और अगर इसकी बात करोगे तो फायरवॉल हो गया, फायरवायर हो गया, ये हमारा वीडियो वाला हो गया। ये सब चीज़ आप देख लेना, ये यही होता है कंप्यूटर के अंदर में अलग अलग नाम। इसके बाद आप इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई एक CPU के अंदर कई सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, अर्थात इसके भी कुछ भाग होते हैं, जैसे मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, एक्सपेंशन कार्ड, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, स्पीकर, ये सारे चीज़ ये मिल करके एक CPU बने होते हैं। अगर हम मोटा मोटी बात करें, मतलब आप अगर देख ही रहे हैं तो देख ही लीजिए भी, अगर हम रफली बात करें तो हमारे CPU को चलने के लिए 1 मिनट कुछ कंपोनेंट चाहिए होता है। जैसे हमारा मान लीजिए कि CPU लगा, तो CPU में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो गया बाबू, मदरबोर्ड। अब जब तक मदरबोर्ड नहीं रहेगा हम लोग CPU को रन करा ही नहीं सकते हैं, तो मदरबोर्ड इम्पोर्टेंट हो गया। अब मदरबोर्ड के लिए हमें चाहिए स्टोरेज, क्योंकि देखिए मदरबोर्ड का काम क्या होता है, सारे चीज़ों को कनेक्ट करना, लेकिन कुछ स्टोरेज के लिए चाहिए ना। तो स्टोरेज के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, हार्ड डिस्क का या SSD का। इसके बाद अगर स्टोरेज मेरा हो गया तो हमें चाहिए होता है रैम। उसके बाद रोम तो अपने आप मदरबोर्ड में ही लगा हुआ रहता है, इंस्टॉल्ड रहता है पहले से ही। इसके बाद हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये हमारे कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो बेसिक ज़रूरत होती है। इसके बाद आपको SMPS चाहिए। SMPS क्यों चाहिए? SMPS इसलिए चाहिए ताकि आप पावर सप्लाई दे सको। तो इसके साथ हमारे पूरे कॉम्बिनेशन को CPU बोलते हैं, और वही ये जब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितने पार्ट्स मिल करके बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं CPU के बारे में पढ़ने का। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा हो गया मदरबोर्ड। CPU का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मदरबोर्ड होता है, और इसी मदरबोर्ड से हम लोग पढ़ना शुरुआत कर रहे हैं CPU को। मदरबोर्ड कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए होते हैं। इसमें ऑडियो, वीडियो, रैम, रोम, इंटरनल, एक्सटर्नल, हार्ड डिस्क, सब कुछ इसी में अटैच रहता है। बहुत खतरनाक चीज़ है ये CPU का, बहुत प्रीशियस चीज़ है ये। और इसके अंदर में आप जब आके देखोगे तो देखो, जैसे कि CPU हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, मॉनिटर हो गया, अरे बहुत सारे चीज़ लगे रहते। मैं आपको बता दूं कि मदरबोर्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड समझते हैं आप किसको कहते हैं? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का मतलब होता है कि जो वायर चारों तरफ से वो जो गुजर रहा है ना, वायर, उसी को हम लोग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं। यानी उसमें ना वायर की ऑलरेडी प्रिंटेड होती है वो। आप हमारे एडिटर साहब दिखा देंगे कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कैसा होता है। एक मदरबोर्ड की फोटो यहाँ पर लगा दीजिएगा, बच्चे देख लेंगे अच्छे से। और ये देखो हमने तस्वीर लगा रखा है। इस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के अंदर में कहाँ क्या किसका नाम है वो आपको दिखा दिया गया। जैसे कि हमारा ये पैनल हो गया, इसके अंदर में हमारा फैन लगता है, ये हमारा प्रोसेसर हो गया, इसके अंदर में हम लोग रैम लगाते हैं, रैम की चिप होती है, इसके अंदर में ग्राफिक्स लगाते हैं। ये जितना भी आप देख रहे हो ना, ये SATA कनेक्शन हो गया, ये फ्लॉपी कनेक्टर हो गया, बहुत सारे पार्ट्स CPU के अंदर में लगे रहते हैं जो मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहते हैं। अब मदरबोर्ड का काम क्या है? तो इन्हीं सबको करंट देना, मतलब पहले SMPS से करंट लेना और फिर इसके बाद हल्की पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके फिर आप छोटे जगह पे ये करंट पहुंचाता है। जैसे आप कीबोर्ड की बात करो आप, तो कीबोर्ड में डायरेक्ट SMPS से करंट नहीं मिलता है। मदरबोर्ड में कुछ करंट रहता है, उतना ही भर जितना USB 2.0 को दिया जा सकता है, और उसी पर करंट दिया जाता है, यानी मदरबोर्ड के थ्रू कीबोर्ड के अंदर। तो हमारा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड सब यहाँ पर आके मिलते हैं। और ये रही हमारी पूरी की पूरी तस्वीर। और ये देखिए, हम आपको अच्छे से दिखाते हैं। ये मेरा हो गया जहाँ पर प्रोसेसर लगता है, राइट। यहाँ पर प्रोसेसर लगता है जो आप प्रोसेस करते हो ना। अब प्रोसेसर क्या होता है बताते हैं। मान लो आप CPU के अंदर में यहाँ पर 9 × 2 लिखा 18। अब प्रोसेसर आपका बहुत फास्ट काम किया। अब आप करो, आप कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लोगे, ये भी बहुत फास्ट काम किया।
अब ये करो प्लस ये करो, फिर ये, अब हो गया तुम्हारा प्रोसेसर फेल। अब आपका प्रोसेसर फेल हो गया, ये जो काम कर रहा है ना वो यही प्रोसेसर कर रहा होता है, उसको कैलकुलेट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, रिजल्ट कितना आया कितना नहीं, ये सारा। अब सोचो जितनी ज्यादा ताकत इसमें रहेगी उतना ये कैलकुलेशन फास्ट होगा, और जितनी ताकत इसमें कम रहेगी इतना ये कैलकुलेशन स्लो होता है। तो प्रोसेसर जो है वो यही सब कैलकुलेशंस का काम करता है। कंप्यूटर इसीलिए बनाया ही गया था कि एक हमारा कैलकुलेशन करने वाली मशीन मिल जाए, तो वो हमारा प्रोसेसर होता है। अब आप जो यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ पर रैम, अब रैम बताते हैं क्या होता है। जैसे आप रैम ये समझो कि मान लो कि आपके घर में 10 आदमी का खाना बना हुआ है, राइट, 10 आदमी का खाना बना हुआ है। तो अगर आपको खाना खाना है ना, तो आप वो हांडे में से खाना नहीं खाने लगोगे, उस खाना को एक छोटे से प्लेट में निकालोगे और फिर खाओगे। उसी तरीके से हमारे फोल्डर में, हमारे सीपीयू में, हमारे हार्ड डिस्क में ढेर सारा फोल्डर सेव रहता है, बहुत सारा। हो सकता है कि वो फोल्डर 100 को सेव हो, 200 सेव हो, 500 सेव हो, कितना भी स्टोरेज हो उससे मतलब नहीं है, वो बहुत सारे फोल्डर्स एक साथ सेव रहते हैं। अब उसको हमको रन कराना होता है ना, रन कराना होता है, तो उसको हम खोलते हैं। जैसे हमको खाना खाना है ना, तो उस बर्तन से पहले एक अच्छे प्लेट में निकालते हैं और फिर खाना खाते हैं। उसी तरीके से हम डायरेक्ट वो फोल्डर जहां सेव है ना, वहां से सिस्टम को रन नहीं करा सकते। हमको रन कराने के लिए उसको रैम के ऊपर में खोलना पड़ता है, और रैम के ऊपर में खोलेंगे तब जाके वो रैम हमारा इंस्टेंट काम करेगा, मतलब वो फाइल फोल्डर खोलेगी। इसकी पिक्चर भी दिखाएंगे, अभी बस खाली मोटा मोटी बता रहे हैं कि रैम हमारा करता क्या है। जितना भी फाइल फोल्डर हम लोग करते हैं ना, वो अब जैसे देखो, अभी हम कैमरा चला रहे हैं ना, तो ये मेरे कैमरा ना रैम पर चल रहा है। मेरा ये जो पेन चल रहा है ना, वो रैम पे चल रहा है। ये जो मेरी पेन टैब चल रही है ना, वो रैम पे चल रही है। मेरी स्क्रीन जो चल रही है ना, वो रैम पे चल रही है। लेकिन जो कल वीडियो हमने सेव करके रखा है वो इंटरनल स्टोरेज में सेव है। जो अभी करंट हो रहा है ना, वो रैम के ऊपर में हो रहा है, और इसी को हम बंद कर देंगे तो फिर वो सेव हो जाएगी, तो इंटरनल स्टोरेज में चल जाएगी। अभी जितना काम हो रहा है सब रैम के ऊपर में हो रहा है। आप अभी देख पा रहे हो ना, ये आपके फोन की रैम है। अगर आप ये वीडियो पीसी में देख रहे हो ना, ये अभी आप रैम पे पीसी पे वीडियो देख रहे हो। ये सारा काम रैम का होता है, जो आप करंट में कर रहे हैं, और जो सेव कर दिया वो फिर हो गया आपका इंटरनल स्टोरेज में जाके सेव हो गया। और यही रैम हमारा ये यहाँ लगता है, जो रैम हमारे करंट कामों को करता है। और इसके बाद अगर आप इस पैनल की बात करो तो ये ग्राफिक्स का पैनल होता है। ग्राफिक्स जो अगर कोई बंदा गेम खेलने वाला होगा तो समझ जाएगा मेरी बात, जो ग्राफिक्स क्वालिटी बढ़ा देती है ऑडियो वीडियो को देखने के लिए, या पीसी को बहुत मजबूत बना देता है आप अपने कामों को करने के लिए, यानी प्रोसेसर को और एक सपोर्ट मिल जाता है। आप यहाँ से यूएसबी से कनेक्ट कर सकते हो मदरबोर्ड से, आप कीबोर्ड, माउस, और यहाँ से आउटपुट रिजल्ट निकाल लोगे। ये मॉनिटर कनेक्ट कर लोगे, VGA से कनेक्ट कर लोगे, ये सारा कुछ हमारा इसके अंदर में लगा रहता है। और अगर आप इसके बाद देखोगे कि अब हम प्रोसेसर को देखेंगे, तो आइए प्रोसेसर की बात करते हैं। मदरबोर्ड के बाद सबसे पहला बात आया हमारा प्रोसेसर का। इस प्रोसेसर को बनाने के लिए कम से कम हमको 70 साल लगा हुआ है। 70 साल लगने के बाद आज हम लोग इतना मस्त प्रोसेसर बना के चल रहे हैं। इसको बनाने के पीछे बहुत बड़ा कहानी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जा करके पढ़ लीजिए, कुछ दिन पहले हमने बताया था। प्रोसेसर एक प्रकार की चिप होती है जो कि मदरबोर्ड के साथ जुड़ी हुई होती है। ये कंप्यूटर में मस्तिष्क की तरह काम करता है, जैसे कि हमने कहा ना कि कैलकुलेशन करता है। साथ ही ये यूजर्स और कंप्यूटर के बीच होने वाली बातचीत को समझाता है। 100% ये बात सही है कि जो आप यूज़र और कंप्यूटर के बीच की बातचीत हो रही है वो यही समझाने का काम कर रहा है। कंप्यूटर के बीच होने वाली बातचीत को समझाता है। जबकि कोई कंप्यूटर यूज़र की कोई इनपुट कमांड देता है तो प्रोसेस उसे प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में स्क्रीन पर उसका परिणाम देता है। बात सही भी है, हमने वही बात आपको बताया भी अभी कि प्रोसेसर वही हमारा काम ही करता है। अब प्रोसेसर हमने देख लिया, अब हम आते हैं थोड़ा मेमोरी के ऊपर में। मेमोरी हमारा क्या है, लेकिन एक मिनट, मेमोरी पे जाने से पहले हम देख ले कि हमारे मदरबोर्ड में कनेक्शन कैसे गया, किसका किसका क्या काम होता है। तो देखिए, हमारा सबसे पहला है पावर सप्लाई, यानी यही वो पावर सप्लाई, यही वो SMPS है जिसकी आप अभी तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये तस्वीर जो है वो क्या करता है, पावर सप्लाई करता है मदरबोर्ड के अंदर में। अब देखिए,
एक्चुअल में इसे SMPS कहा जाता है। इसका नाम है पूरा स्विच मोड पावर सप्लाई, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर को पावर सप्लाई करने के लिए किया जाता है। अब इनफैक्ट इट इज कॉल्ड SMPS whose full name is switched mode power supply which is used to supply power to a computer, मतलब कि उसके अंदर में पावर देने का काम करता है। और इसके साथ एक बात और लिखी हुई है कि आपको बता दें कि दैट मतलब आप जान लीजिए कि पावर सप्लाई इज यूज्ड इन मेनी अदर प्लेसेज, यानी सारे और भी जगह हैं जहाँ पे पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ नॉट दैट मतलब ऐसा नहीं है कि द पावर सप्लाई इज यूज्ड ओनली इन द कंप्यूटर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ SMPS का यूज कंप्यूटर में ही किया जाता है, बल्कि और जगह भी होता है। जैसे हमारे चार्जर्स हो गए, अब चार्जर को हम 220 वोल्ट में लगाते हैं, लेकिन हमें आउटपुट कितना देता है? मात्र 5 वोल्टेज, 7 वोल्टेज, 10 वोल्टेज, जितना मोबाइल की क्षमता होती है। तो उसको मैनिपुलेट करने के लिए हमें SMPS का उपयोग करना पड़ता है। अब ये साउंड कार्ड, एक्सपेंशन कार्ड थोड़ा बाद में जानेंगे, पहले मेमोरी के बारे में देखो चला। मेमोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रे बाबू। मेमोरी के ही अंदर में सारा कुछ हम लोग काम करते हैं। अब ये मेमोरी में ना कुछ बाइट्स गलत लिखा गए हैं, तो इसको बाद में देखेंगे। अब इसको इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं और आपको डायरेक्ट मेमोरी के बारे में कुछ बता देते हैं, और वो यूनिट ऑफ मेमोरी थोड़ा बाद में देखेंगे, क्योंकि यहाँ गलती हो गया है। यहाँ टेरा की जगह पेटा लिखा गया, हमारे टाइपिस्ट ने गलत कर दिया है। तो अब आपको गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकते ना, और इसलिए उसको इग्नोर करते हैं अभी कुछ देर के लिए, अगले क्लास में उसको कवर कर लेंगे। हमारा मेमोरी कह रहा है कि मेमोरी इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का एक पार्ट है, इन विच यानी उसमें ऑल डाटा और एंड प्रोग्राम आर स्टोर्ड, मतलब कि सभी डेटा और प्रोग्राम इसके अंदर में स्टोर होता है। इफ देयर इज नो मेमोरी, अगर मेमोरी ना रहे तो हमारी सारी डेटा विल बी डिस्ट्रॉयड इमीडिएटली, यानी तुरंत का तुरंत डेटा खत्म हो जाएगी अगर हमारे अंदर में मेमोरी ना रहे तो। एंड वी विल नॉट एबल टू एक्सेस इट अगेन, यानी इसको दोबारा हम चला नहीं पाएंगे। मेमोरी का यूज होता है कि अगर आप यूज ही नहीं कर पाएंगे अगर आपके अंदर में मेमोरी ना रहे तो। अब मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो हम सेकेंडरी मेमोरी पर थोड़ा लेट से चलेंगे, प्राइमरी मेमोरी पर पहले आते हैं। देखिए इसको दो हिस्सा में इसलिए बांटा गया। अब मान लीजिए कि आपको चीनी खरीदना है 1 किलो, और आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार बोला कि देखिए आप 1 क्विंटल का चीनी का बोरा लीजिएगा तो देंगे, या नहीं तो हम चीनी देंगे ही नहीं। तो हो सकता है कि आप चीनी को खरीदो ही ना। यही चीज को ध्यान में रख करके कंप्यूटर का मेमोरी जो है वो दो हिस्से में बांट दिया गया, एक जितना आपको जरूरत है, और दूसरा कि और अगर आपको चाहिए तो और आप ले आइए। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं, इसको इंटरनल भी कहते हैं, यानी इसी को प्राइमरी, इसी को मेन मेमोरी, इसी को इंटरनल मेमोरी, ये सब इसी को प्राइमरी को ही कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी आपको खरीदना नहीं पड़ता, आप कोई भी सिस्टम, कोई भी लैपटॉप खरीदते हो ना, वो उसके साथ में मिलता है। यानी आप मोबाइल खरीद रहे हो ना, अगर वो 64 GB का है, अगर वो 32 GB का है, या वो 8 GB का रैम है, तो आप 8 GB का रैम जो है ना, वो आपकी प्राइमरी मेमोरी हो गई, जो उसमें अपने आप मिल रही है, उसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और जो बाद में एक्सटर्नल लगाया जाता है ना, उसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में हमारा यही अंतर है कि एक पहले से मिला रहता है और एक बाद में उसको डाला जाता है। तो आप आ जाओ प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर सभी प्रोग्राम तथा इनपुट और आउटपुट डेटा अस्थायी रूप से, सुनिए ध्यान से, अस्थायी रूप से, टेम्पररी रूप से कुछ देर के लिए सेवा होती है। जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा, ये प्रोग्राम बंद हो जाता है, जिससे आप काम कर रहे हैं वो डेटा समाप्त हो जाती है। जैसे कि मान लो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, राइट? आप देखिए कैमरा लगा है, ये बोर्ड लगा हुआ है, ये टैब लगा हुआ, अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी सिस्टम अचानक से शट डाउन कर जाए, जानते हो मेरा क्या होगा? ये वीडियो फ्लॉप, ये खत्म, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग खत्म, सारी मेहनत हमें दोबारा करनी पड़ेगी। ये क्योंकि ये चल रहा है प्राइमरी मेमोरी यानी रैम के ऊपर। यही अगर हम अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करके सेव कर देंगे तो वो मेरा चल जाएगा इंटरनल स्टोरेज के अंदर, और वो मेरा कल परसों तरसों जब चाहे तब एक्सेस कर सकते हैं।
तो ये मेरा प्राइमरी मेमोरी टेम्पर, अभी जितना हम काम कर रहे हैं मेरा प्राइमरी मेमोरी सबको याद रखा है, और अगर इसको हम अच्छे से सेव करेंगे तो ये मेरा कल तक रहेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये अभी का अभी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। अब आइए इसके अंदर में कुछ बताते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी हमारा ये हो गया, जिसका हमारा सबसे पहला होता है रैम यानी हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके भी दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी मेमोरी के भी दो प्रकार होते हैं। यानी आप ग्राफ अगर देखना चाहोगे तो बिल्कुल देख सकते हो। हमारा मेमोरी कै गो हुआ, दो गो हुआ, एक हुआ प्राइमरी मेमोरी और एक हुआ सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी का क्या हो गया, प्राइमरी दो पार्ट में हो गया, जिसमें किसको हम बोलते हैं, पहला को रैम बोल दिया और दूसरा को रोम बोल दिया। ये हमारा प्राइमरी मेमोरी की बात हो गई। और सेकेंडरी मेमोरी को कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, अल्टरनेट मेमोरी। इसको अल्टरनेट मेमोरी भी कहा जाता है, या एक्सुअलरी मेमोरी, मतलब कि जो हेल्पिंग करता है वो मेमोरी इसको कहा जाता है। तो ये हमारा एक्सटर्नल होता है, इंटरनल नहीं होता है, मतलब ये बाहर से भी लगाया जा सकता है, वो मेमोरी प्राइमरी मेमोरी ना होकर के, इसलिए वो सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी के बारे में रैम रोम आज हम लोग जान लेंगे, फिर हम लोग जानेंगे कि अब सेकेंडरी मेमोरी कल की क्लास में। आज हमारा रैम क्या हो गया चला, तो रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर कोर्स यानी कंप्यूटर कोई भी डेटा या प्रोग्राम को इनपुट करते हैं तो ये कुछ समय के लिए उस डेटा को सेव कर लेता है, और जैसे ही बिजली चले जाती है या कंप्यूटर बंद हो जाती है वो डेटा नष्ट हो जाता है। यही बात आपको बोल रहे थे हम कि व्हेन वी इनपुट एनी डाटा इनटू द कंप्यूटर दैट डेटा फर्स्ट गो टू रैम। यानी अगर कोई पहली बार हम डेटा डाल रहे हैं तो वो पहला रैम के ऊपर जाता है, देन उसके बाद एंड देन द सीपीयू गेट्स इट, यानी सीपीयू लेता है फ्रॉम देयर एज पर इट्स रिक्वायरमेंट, जरूरत के अनुसार सीपीयू अपने में अनुसार में लेता है, इसीलिए इसको टेम्पररी मेमोरी कहा जाता है। रे चला, तो अगर आज के बाद कोई पूछे कि टेम्पररी मेमोरी कौन होता है तो वो रैम हो गया, और परमानेंट मेमोरी कौन होता है तो वो हमारा बताएंगे परमानेंट के बारे में, उसका चर्चा थोड़ी बाद में करेंगे। तो हमारा टेम्पररी मेमोरी, या इसी को हम लोग वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। टेम्पररी मेमोरी के साथ साथ ये हमारा क्या हो गया, वोलाटाइल भी मेमोरी यही होता है। और जब हमारी रैम की भी दो प्रकार होती हैं, एक होता है हमारा डायनेमिक और एक होता है हमारा स्टैटिक। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सिंक्रोनस जो होता है ये भी एक रैम ही होता है, जो हमारे स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। मूल रूप से दो होता है, एक डायनेमिक हो गया और एक स्टैटिक हो गया। डायनेमिक रैम हमारे स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, और स्टैटिक जो होता है वो एकदम फिक्स होता है। तो हमारा बढ़िया होता है डायनेमिक रैम, इसलिए कोई भी जो कंप्यूटर मोबाइल में लगाया जाता है वो डायनेमिक ही लगाया जाता है, जिसको हम लोग टर्बो बोलते हैं। टर्बो मतलब कि अपने आप पुश करने वाला। उसके बाद हमारा हो गया रोम। अब हम रोम से क्लास को कल करेंगे, आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको डाउनलोड करके तब तक घर में रिवीजन जरूर करिए, और एक मेरी टेस्ट सीरीज है जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है उसको जरूर मारिए। अदरवाइज आप अपनी मतलब जो पढ़ रहे हैं उसकी क्षमता आप में कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है या उसको भी देखते रहिए, उसका भी डिस्कशन हम कर ही देते हैं। और एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो फिर आप वो आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार सकते हो, और एग्जाम के आखिरी तक हम आपको पूरा प्रैक्टिस करा के छोड़ेंगे, आपके लिए पूरा समर्पित है यहाँ। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर मारिए, उसी से आपका रिजल्ट होने का चांस बनता है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद।